आदाब, इस अखबार आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आम इंतखाबात में तारीखी जीत के बाद नरेंद्र मोदी की नई टीम ने ओहदे और राजदारी का हलफ ले लिया है। मोदी ने वजीर आजम के तौर पर अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज अपनी काबीना में तजुर्बे के साथ साथ नए चेहरों को शामिल करके किया है। वजीर आजम ने हलफ बर्दारी से कबल अपनी काबीना को हतमी शक्ल देने और इसकी नोक पलक दुरुस्त करने के लिए बीजेपी सदर अमित शाह से तवील तबादला ख्याल किया। वजीर आजम की दूसरी मियाद में जो काबीना तश्कील पाई है, इसमें पुराने और तजुर्बेकार नामों के अलावा नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। काबीना में बीजेपी के अलावा इत्तेहादी पार्टियों का भी खास ख्याल रखा गया है। हालांकि नीतीश कुमार की जेडीयू ने सिर्फ एक विजारत मिलने से नाराजगी जाहिर की और सरकार में शामिल न होने का फैसला किया, जबकि मोदी काबीना में मुल्क की तकरीबन तमाम रियासतों को खातिर खाह नुमाइंदगी दी गई है। नई काबीना में बीजेपी के साबिक सदर अमित शाह को वजीर दाखिला मुकर्रर किया गया है। साबिक खारजा सेक्रेटरी जयशंकर को नए वजीर खारजा की अहम जिम्मेदारी दी गई है, जबकि साबिक वजीर दाखिला राजनाथ सिंह को वजीर दिफा बनाया गया है। यानी दोबारा शानदार जीत हासिल करने के बाद अब मोदी की टीम एक तरह से तैयार है और अब बारी है इलेक्शन में किए गए वादों पर काम करने की। आज प्राइम डिबेट में हम इसी इश्यू पर बात करेंगे कि आखिर जो टारगेट है वो कितना चैलेंज भरा टारगेट है और किस तरह से ये टीम इस चैलेंज को एक तरह से पार पा पाएगी, इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नई काबीना बनकर तैयार है। काबीना में अपने भरोसेमंद और पार्टी के सदर अमित शाह को वजीर दाखिला बनाया गया है, जबकि गुज़िश्ता हुकूमत में वजीर दाखिला रहे राजनाथ सिंह को वजीर दिफा बनाया गया है। नए वज़रा में साबिक वजीर दिफा निर्मला सीतारमण को अरुण जेटली की जगह वजीर खजाना की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। जेटली ने खराबी सेहत की वजह से वजीर बनने से इनकार कर दिया था। सुषमा स्वराज की जगह साबिक खारजा सेक्रेटरी एस जयशंकर को नया वजीर खारजा बनाया गया है। सुषमा भी खराबी सेहत की वजह से इस बार इंतखाबात में खड़ी नहीं हुई थी। गुज़िश्ता हुकूमत में देही तरक्की के वजीर रहे नरेंद्र सिंह तोमर को पुराने महकमे के साथ वजारत ज़राअत की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीयूष गोयल को रेलवे, कॉमर्स और सनत, नितिन गडकरी को शाहराह, ट्रांसपोर्ट और जहाजरानी महकमे के साथ दरमियानी, छोटी और सबसे छोटी सनतों की वजारत दी गई है। नरेंद्र मोदी ने वजीर आजम के तौर पर अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज अपनी काबीना में तजुर्बे के साथ साथ नए चेहरों को शामिल करके किया। वजीर आजम ने हलफ बर्दारी से कबल अपनी काबीना को हतमी शक्ल देने और इसकी नोक पलक दुरुस्त करने के लिए बीजेपी सदर अमित शाह से तवील तबादला ख्याल किया। वजीर आजम की दूसरी मियाद में जो काबीना तश्कील दी गई है, इसमें पुराने और तजुर्बेकार नामों के अलावा नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। काबीना में बीजेपी के अलावा इत्तेहादी पार्टियों का भी खास ख्याल रखा गया है। हालांकि नीतीश कुमार की जेडीयू ने सिर्फ एक विजारत मिलने से नाराजगी जाहिर की और सरकार में शामिल न होने का फैसला किया, जबकि मोदी काबीना में मुल्क की तकरीबन तमाम रियासतों को खातिर खाह नुमाइंदगी दी गई है। यानी मोदी की टीम तैयार है और अब बारी है इलेक्शन में किए गए वादों पर काम करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो टीम मोदी एक तरह से तैयार है और उसने अपना एक मिशन, अपना एक टारगेट भी बना लिया है कि 100 दिनों के अंदर 100 दिन का जो मिशन है उस पर पहले इसे काम करना और उसके बाद जब ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आगे की राह एक तरह से तय की जाएगी। और अब से कुछ देर पहले ही मरकजी काबीना की पहली मीटिंग खत्म हुई है और इस मीटिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, जिसमें कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इसमें जो फौजी शहीद हुए हैं उनके बच्चों को जो इमदाद मिलती है उसकी रकम में इजाफे का बड़ा ऐलान किया गया है। इसके अलावा किसान सम्मान योजना का जो फायदा है वो 3 करोड़ किसानों को मिलेगा। यानी एक तरह से मोदी टीम जो है वो अपने काम पर लग गई है और जो एक टारगेट है, कहीं ना कहीं उस टारगेट को पाने के लिए उसने अपना काम शुरू कर दिया है। लेकिन इससे हटकर अगर हम बात करें और आज ही जो रिपोर्ट आई है
कि मुल्क के अगर ग्रोथ रेट की हम बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में ग्रोथ रेट अपने निचले पायदान पर है। सबसे निचले पायदान पर 6.8% ये ग्रोथ रेट पहुंच गया है, जो कि पिछले 5 सालों में जिसकी हालत सबसे ज्यादा खराब है। इसी तरह से अगर रोजगार की हम बात करते हैं तो पिछले 45 सालों में बेरोजगारी अपने सबसे निचले पायदान पर है। 45 सालों में इसकी सबसे बुरी हालत है। इसे भी हम आज प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ नवीन कुमार जी, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा खालिद इबादुल्ला साहब टीएमसी सपोर्टर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। साजिद यूसुफ सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कारकुन हैं, वो भी मेरे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। और इनके अलावा डॉक्टर संदीप कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। कुछ देर में कुछ और मेहमान भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ जाएंगे। जो पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं। मैं नवीन कुमार जी सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि कल आपके यहाँ ओथ सेरेमनी हुई, आज पोर्टफोलियो मिल गया और उसके बाद जो काबीना की कैबिनेट की जो पहली मीटिंग है आज वो मीटिंग भी हुई और उस मीटिंग में भी बड़े बड़े फैसले लिए गए। मतलब चैलेंज एक तरह से बहुत बड़ा है और इस चैलेंज को पार लगाने के लिए, इस चैलेंज को पाने के लिए मोदी टीम जो है वो अपने काम पर एक तरह से नवीन कुमार जी लग गई है। बिल्कुल अब्बू भाई, हम तो पहले दिन से सरकार के बनने के पहले दिन और सरकार के समय के आखिरी दिन तक बिना कोई छुट्टी लिए जब प्रधानमंत्री काम करते हो तो उनके कैबिनेट के बाकी सहयोगी भी उसी प्रकार से काम करेंगे, उनका अनुसरण करेंगे। देश के अंदर बहुत अधिक समस्याएं हैं और वो समस्याएं ऐसा नहीं कि दूर नहीं की जा सकती थी या दूर नहीं हो सकती थी। वो सारी समस्याएं दूर हो सकती थी अगर समय रहते उनका इलाज किया जाता। खैर, ये सब समस्याओं का निदान करने की जिम्मेदारी जब नरेंद्र भाई मोदी की है, उन्हीं के सर पर है, तो वही करेंगे। देश में गरीबी की रेखा को खत्म करना, गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को पाटना, देश की सीमाओं को सुरक्षित करना, किसानों को उनका सम्मान देना, देश में किसान किसी प्रकार से जो कमियों को कारण कई बार आत्महत्या करता है उसको ना करना पड़े, सरकार कम से कम ऐसी व्यवस्थाएं करें कि उसको कर्ज ना लेना पड़े। ये सब का बहुत सारे काम है और ये काम ऐसे नहीं है कि तुरंत हो जाए, निरंतर प्रयास से होंगे। और पिछले 5 वर्षों में जो नरेंद्र मोदी सरकार ने काम किए थे ये अब उनको आगे बढ़ाने का समय है। और आप देखिए 24 घंटे नहीं लगे सरकार को बने हुए, सरकार पूरी तरह से अपने एक्शन में है। सारे मंत्री काम कर रहे हैं, कोई घर नहीं बैठा है, कोई घर जाने का नहीं है। कुछ सैटरडे संडे में जाएंगे अपने क्षेत्र के अंदर, जनता से मिलेंगे, इसके अलावा बाकी 5 दिन सरकार के काम करेंगे। नवीन कुमार जी, आज पहला दिन एक तरह से आपकी सरकार का है, बीजेपी की सरकार का पहला दिन है, लेकिन आज जो रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें, जिसे विकास दर भी कहा जाता है, उसकी हालत आप देखिए तो पिछले 5 सालों में सबसे निचले पायदान पर एक तरह से आ गया है। 6.8% पहुंच गया है ग्रोथ रेट। पिछले 5 सालों में सबसे बुरी हालत है। नवीन कुमार जी, मैंने वैसे अबू भाई सही मायने में आज इसको देख नहीं पाया किसी दूसरे कारण में व्यस्त रहने के कारण, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि देश की जो आपने बताया वृद्धि दर बढ़ती और घटती रहती है, लेकिन इसको ठीक करना, इसको आगे बढ़ाना, ये सरकार का काम है। महंगाई पिछले 5 वर्षों में जो थी सरकार के समय में, मोदी सरकार में सबसे निचले पायदान पर रही है और यही कारण था देश की जनता ने इसलिए उस पर अपना मैंडेट दिया है। मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि कोई अगर ये सही भी है तो कुछ समय के लिए टाइमिंग ये कुछ बड़ा हो, लेकिन सरकार सक्षम है निर्णय लेने में। हालांकि 2014 में जब सरकार में आए थे तब बिल्कुल खजाने खाली थे, बैंकों की दिवालियापन की स्थिति में थे। देश के अंदर अगर व्हाइट पेपर दे दिया जाता तो बहुत बुरी भयावह स्थिति होती, देश के सब लोग जानते हैं, कई बार बताया जा चुका है। लेकिन उसके बाद हमने अर्थव्यवस्था को सुधारा है, सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुधारा, गरीबों को संवारा, किसानों को संवारा, सैनिकों का सम्मान किया और यही कारण है कि देश की जनता ने उसको इतना समर्थन दिया। अब स्पष्ट रूप से ये कहना है कि ठीक है, ये एक दिन अगर कम हो जाए तो बढ़ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले बिल्कुल यानी एक बड़ा चैलेंज है, बड़ा टारगेट है जिस पर एक तरह से काम करना। और इसकी बात चुनाव में लगातार अपोजिशन कर रहा था, लेकिन अपोजिशन इसे एक तरह से प्रूव नहीं कर पा रहा था। और
आज देखिए पहला ही दिन है, यानी सर मुंडाते ही एक तरह से ओले पड़े हैं। जिस तरह से ग्रोथ रेट की जो हकीकत है वो निकल कर आई कि पिछले 5 सालों में सबसे बुरी हालत में ग्रोथ रेट है। इसके अलावा बेरोजगारी की अगर बात की जाए तो 45 सालों में सबसे निचले पायदान पर बेरोजगारी है, 6.1% बेरोजगारी की शरह है। समर्थन नहीं करता हूं। इसका कारण सबसे बड़ा ये है जी, आपने जो बताया कि बेरोजगारी का पैमाना तो कभी नापा ही नहीं गया, तो कैसे कह सकते हैं कि कम है? बेरोजगारी का पैमाना अगर नापा जाएगा तो ईपीएफ या फिर आईपीएफ के जो फायदा देने वाले लोग हैं उनके अनुसार से माना जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि कोई भी कर्मचारी अगर मेरा कोई कर्मचारी है, मैं जो एम्प्लॉयर है उसको भी आधा पैसा देना पड़ता है पीएफ में, ईपीएफ में, दोनों जगह। तो वो तभी देगा ना जब उसके यहाँ काम करेगा। तो अगर ऐसा माने जाए तो 16 करोड़ से ज्यादा तो बढ़े हैं इस बार जो पिछले 5 वर्षों में। तो इसलिए ये कहना है कि कम हो गया, ज्यादा हो गया, ये नैरेटिव अगर होता तो देश की जनता ये मैंडेट नहीं देती। देश की जनता बहुत समझदार है। देश की जनता को नवीन कुमार जी देखिए, मुल्क में आप कृषि की बात कर लिए, उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग, जितने भी सेक्टर है सबकी बहुत बुरी हालत है, जीडीपी की बहुत बुरी हालत है। इसी वजह से बेरोजगारी जो है 45 साल के सबसे निचले पायदान पर है। मैं खालिद इबादुल्ला आपके पास आना चाहूंगा, इन्हीं आंकड़ों की बात करूंगा। जो पोर्टफोलियो मिले उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले इस पर आ जाते हैं कि निर्मला सीतारमण जी को जो फिनांस मिनिस्ट्री मिली है उनके सामने कहीं ना कहीं अब एक चैलेंज बहुत बड़ा है। जो रिपोर्ट आ गई है, चाहे हम ग्रोथ रेट की बात करें, चाहे जीडीपी की हम बात करें, इसके अलावा चाहे बेरोजगारी की बात करें, निर्मला सीतारमण जी के सामने एक चैलेंज बहुत बड़ा है। खालिद इबादुल्ला। अबू भाई, पहले तो इनको बता दूं, बीजेपी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे कि कभी पैमाना पे नापा नहीं गया, तो आपके ही टीवी के माध्यम से आपने ही कहा कि 45 सालों के अंदर में पहली बार जो बेरोजगारी कमी है, तो बिल्कुल आप लोगों ने नापा है और पूरी सरकार में और ये आंकड़ा इसी सरकार की मिनिस्ट्री ने जारी किया है, ये कहीं और का आंकड़ा नहीं है। या इसी सरकार की मिनिस्ट्री ने जारी की है। तो इनको पता होना चाहिए, जो बोल रहे थे कि मापा नहीं जाता, अगर मापा नहीं जाता तो फिर कंपेयर करके 45 साल की बात क्यों कही जाती? ये बात एक रही। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि जीडीपी के बारे में, मैं उनको ग्रोथ रेट के बारे में बताना चाहता हूं कि एक वक्त था, एक समय था जब यूपीए सरकार चलती थी, मनमोहन सिंह के सरकार में, बराक ओबामा 2007, 8, 9 में जब पूरे दुनिया में ग्लोबल हुई थी, ग्लोबल वार्मिंग हुआ था, ग्लोबल मेल्ट हुआ था, जो एक हिसाब से लेमन ब्रदर, बड़े बड़े कंपनियों का हालत खराब, इतना खराब हो गया था कि क्रश कर चुकी थी। यहाँ इवन अब अमेरिका में भी ऐसा पोजीशन था कि वो इकोनॉमिक डगमगाया हुआ था। तो वहां पे बराक ओबामा हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछते थे कि आप किस तरह से इकोनॉमिक को संभाला, कि भारत की इकोनॉमी से आज भी बहुत अच्छी है और कंट्रोल में है और बहुत ही ऊंचे स्तर पर यह चली गई थी। तो ऐसे लोगों को समझने की जरूरत है। ये लोग शायद नहीं जानते हैं, इसलिए अपनी बातों को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह रहे हैं। तो उनको ये बातें कहना जरूरी था, मैं इसलिए बताया आपको। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि जो नए वित्त मंत्री हुई हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और मैं कहूंगा कि आप भारत के लिए अगर अच्छे वित्त मंत्री साबित हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां तक मुझे समझ में आता है कि आज 2014 में मुद्दा लेकर लड़ाई लड़े थे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने कि हम गरीबी दूर करेंगे, हम काला रुपया लाएंगे, हम पेट्रोल की कीमत कम करेंगे, हम नौकरियां देंगे, हम गरीबों को, किसानों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज जो 2019 में लड़ाई लड़ी है, कोई मुद्दा आपको समझ में आ रहा है? तो लेकिन पूरे चुनाव में हमने देखा कि अपोजिशन, बाबू भाई, अपोजिशन ने ये इशू उठाया, खालिद इबादुल्ला, पूरे अपोजिशन ने पूरे चुनाव में बेरोजगारी का मसला उठाया, लेकिन जिस शिद्दत से उठाना चाहिए था, जिस तरह से उठाना चाहिए था, उस तरह से अपोजिशन इस मसले को नहीं उठा पाया था। मैं उसी पे आ रहा हूं कि उन्होंने पहले मुद्दे पे 2014 से 2019 के मुद्दों को लेकर काम किया था, मुद्दे उठाकर ये इलेक्शन लड़े थे और जीत गए थे। बड़े अच्छी मैंडेट पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी को एक पूरे संख्या में मिली थी। लेकिन उस मुद्दे पे मैं उठाकर देखूं तो कोई काम नहीं हुआ। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से हमारे भारत के भोले भाले जनता को बहलाया है, कभी पुलवामा के नाम में बहलाया है, कभी हिंदू मुसलमान के नाम में लड़वाया है, कभी आपने देखा कि कश्मीर के नाम पे ये लड़वाया है, कभी पाकिस्तान के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे, कभी बांग्लादेश के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे। जनता को बहलाया, आवाम को बहलाया, लेकिन आवाम ने कम से कम उसकी बातें मानी है।
खालिद इबादुल्ला, आवाम ने कम से कम उसके ऊपर भरोसा किया है, आवाम ने उसके ऊपर भरोसा किया है, आवाम ने ट्रस्ट किया उसके ऊपर, भरोसा मैं मानता हूं, आवाम ने भरोसा किया है। अपोजिशन इसी चीज को नहीं तोड़ पाया, अपोजिशन इसी चीज को नहीं तोड़ पाया। बेरोजगारी पर लगातार हंगामा अपोजिशन कर रहा था, रोजगार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, लेकिन देखिए वो सच्चाई अब सामने आई है। मैं साजिद यूसुफ आपके पास आना चाहूंगा, साजिद यूसुफ मैं आपके पास आना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। अब जब मुल्क को एक नए फाइनेंस मिनिस्टर मिली है, किस तरह की उम्मीद की जाए? जम्मू कश्मीर के जो युवा है, जो नौजवान है, किस तरह से उम्मीद करते हैं निर्मला सीतारमण जी से कि रोजगार मिलेगा? जम्मू कश्मीर में एक तरह से बहुत बड़ा मसला है बेरोजगारी। देखिए हुरियारा जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि जिसने मेरे को यहाँ पे बात करने का कुछ मौका दे दिया। तो जैसे आपने खुद पूछा कि जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो युवा है, उनको जो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो आज बने हुए, जी, तो उनने आज मतलब अपना ये जो पोर्टफोलियो जो उनका आज था, उनने जो आज शपथ ले ली थी कल, तो लोग कुछ देख रहे हैं कि कुछ डेवलपमेंट देख रहे हैं कश्मीर में। जैसे कि अगर आप पिछली सरकार की बात करें, मैं ये भी मानता हूं कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, जो यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट थी, कुछ खामियां उनमें भी थी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो आगे कुछ जो एम्प्लॉयमेंट का जिक्र था, यहाँ विकास के बारे में अभी बात हुई, तो मुझे लगता है कि मतलब उनमें भी कुछ खामियां रही, उनको वो खामियां देख के उनको दूर करना चाहिए। अगर आप अभी यहाँ पे बात कर रहे थे, जो मेरे से पहले कुछ पैनलिस्ट बैठे हुए थे बात कर रहे थे, तो मैं उनको थोड़ा बहुत उनके जो बात था मैं उन पर थोड़ा बहुत रोशनी डालना चाहता हूं। वो बात कर रहे थे कि पुलवामा के बारे में बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे विकास के बारे में, रोजगार के बारे में। मैं उनको ये बात बोलना चाहता हूं कि 5 साल और 60 साल में पहले इनको कुछ फर्क नहीं दिखता। 5 साल मिले बीजेपी गवर्नमेंट को, मिले यहाँ पे हुकूमत करने के लिए। 5 साल में उन लोगों ने जितनी यहाँ पे चाहे उनने रोजगार के हवाले से काम किया, विकास के हवाले से काम किया, तो इसी वजह को देख के, उसी चीज को देख के लोगों ने उनको अच्छे बहुमत से उनको जिताया। इतने लोग हमारे, इतने यहाँ की जो जनता है, ये इतनी 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया। आप 5 साल में क्या चाहते हैं? आप 5 साल और 60 साल में आपको कोई फर्क नहीं दिखता। 5 साल और 60 साल में आपको कोई फर्क नहीं दिखता। 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़े, 5 साल नहीं। मैं बिल्कुल आपको थोड़ा सोचना होगा, 5 साल की बातें नहीं, 45 साल की रिकॉर्ड टूटी है। जो 45 साल में की बात होगी, 45 साल की रिकॉर्ड टूटी है। मैं कह रहा हूं उनसे भी कुछ गलतियां हुई है। ये अपोजिशन जब तक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं हुआ, ये सब दूर कभी नहीं होगी। क्योंकि अगर आप देख ले कि देखिए अपोजिशन की बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो समुदाय और हिंदू मुसलमान पाकिस्तान बांग्लादेश दूर नहीं और गलत बात है। देशद्रोही और देश प्रेमी की बातों को लेकर सेंटीमेंट में लड़ाया गया है, इसलिए कुछ लोग भाग गए थे। लेकिन अब समझ में आ गया है, हिंदुस्तान की जनता देश को गुमराह कर रहे हैं अपनी बातों से। आप देश को गुमराह कर रहे हैं अपनी बातों से। आप पुलवामा का नाम ले रहे हैं, गुमराह करें आप। क्या पुलवामा के आप बीजेपी गवर्नमेंट ने करवाई थी? बीजेपी ने पाकिस्तान को उसी के भाषा में जवाब दिया, ये आपको मानना पड़ेगा। अरे बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार थी, उसी समय बीजेपी की सरकार। देखे ना, मैं इस इशू पर भी आऊंगा, मैं इस इशू पर भी आऊंगा। ठीक है, मैं डॉक्टर संदीप कुमार जी, डॉक्टर संदीप कुमार जी, मैं साजिद यूसुफ बात हो गई, मैं आऊंगा, मैं फिर से आऊंगा, इस पर भी हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर संदीप कुमार जी, क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से निर्मला सीतारमण जी को नया पोर्टफोलियो मिला है, उनका अब एक तरह से असल इम्तिहान अब यहां पर होने वाला है? जिस तरह से जो रिपोर्ट आ जाई है ग्रोथ रेट को लेकर, जीडीपी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, तो निर्मला सीतारमण का असली इम्तिहान एक तरह से अब यहां शुरू होगा। जो हालत है एक तरह से मुल्क की, अगर मईशत की हम बात करते हैं, जीडीपी की जो हालत है, तो निर्मला सीतारमण के सामने एक बड़ा चैलेंज है। संदीप कुमार जी। अबू साहब, ना सिर्फ निर्मला सीतारमण के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मोदी सरकार, पूरी मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जहां हम एनडीए के फर्स्ट टेन्योर की बात करते हैं, 2014 से 19 की देखते हैं, तो हम इकोनॉमिक फ्रंट पे पाएंगे कि सरकार की जो परफॉर्मेंस है, जिस लेवल की परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी उस लेवल की नहीं हुई। चाहे वो नोटबंदी के कारण से इकोनॉमी पूरी सफर हुई हो, जीएसटी की वजह से, या सरकार की तमाम और नीतियां रही हो,
क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पे इतना जितना फोकस हमें सरकार को देना चाहिए था, हम उस लेवल पे फोकस नहीं दे पाए। और कहीं ना कहीं हमें मानना भी पड़ेगा, जब हम काम करते हैं तो बहुत सी कमियां रहती हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब फ्रंट्स पे हम काफी हद तक इतने कामयाब नहीं हो पाए। और ये पूरी मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपने इलेक्शन के टाइम में यही रीजन था कि हमने मेनली इकोनॉमी के इशू हो, तमाम डेवलपमेंट के इशू हैं, उनके ऊपर सरकार ने इतना फोकस उनके ऊपर इतनी तवज्जो ना देके तमाम और इश्यूज को ज्यादा प्राइम किया और उसी के आधार पे पूरा इलेक्शन लड़ा गया। पर सरकार लोगों का सरकार में फेथ रहा सही कहा आपने। और लोगों ने माना कि सरकार ने माना और उसी के आधार पे आगे आने वाले टाइम में मोदी जी ने जो कल कैबिनेट का अपना फॉर्मेशन किया है, उनमें काफी बदलाव भी किया है, 1/3 नए मेंबर्स को उसमें इंक्लूड किया है। और अब मुझे लगता है, जो मेरी समझ है, मुझे लगता है कि सरकार इस बार पिछली बार की बजाय इकोनॉमिक इश्यूज पे, डेवलपमेंट के इश्यूज पे और सोशल वेलफेयर के तमाम और इश्यूज है उनको प्रायोरिटी पे रखेगा। और जब एनडीए की मीटिंग हुई सेंट्रल हॉल में, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस चीज पे काफी तवज्जो भी दी, इस चीज पे काफी फोकस भी किया। अगर जो चीजें उन्होंने सेंट्रल हॉल में डिस्कस की, अगर वो 50% भी अमल में लाते हैं तो देश को एक नया आयाम मिलेगा और डेवलपमेंट के तमाम इश्यूज पे हम बहुत बेहतर कर पाएंगे। लेकिन डॉक्टर संदीप, क्या लगता है कि 2014 से लेकर 2019 तक जो परेशानी नहीं हुई, अब आगे आने वाले दिनों में वो परेशानी एक तरह से सामने आने वाली है? जो ग्रोथ रेट हमारा इस वक्त बता रहा है कि पिछले 5 सालों में सबसे बुरी हालत हमारे ग्रोथ रेट की है, जीडीपी बिल्कुल एक तरह से निचले पायदान पर है, तो कहीं ना कहीं 2014 से 19 तक परेशानी नहीं हुई, लेकिन 2019 से ये बहुत चैलेंज भरा एक तरह से होने वाला है। चाहे रोजगार की हम यहां पर बात कर लें, मैन्युफैक्चरिंग में कमी की बात कर लें, महंगाई की बात कर लें, बहुत से मामले हैं फिनांस से जुड़े हुए। अबू साहब, इन तमाम इश्यूज पे को सरकार को देखना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो 2014 से और 2019 का टेन्योर था, वो सरकार इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई और उन सब का जो इम्पैक्ट आएगा बेसिकली वो अब हमें दिखाई देगा। और सरकार को इन सब इश्यूज को समझने की जरूरत है और किस तरीके से बेहतर तरीके से हैंडल करने की जरूरत है। उसमें हमें एम्प्लॉयमेंट पे भी फोकस करना पड़ेगा, उसमें हमें इंडस्ट्री पे भी फोकस करना पड़ेगा, उसमें हमें फार्मर्स की कंडीशंस को भी समझना पड़ेगा कि हम उनको किस तरीके से बेहतर डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं और महंगाई को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी ग्रोथ रेट को बढ़ा सकते हैं, इंडस्ट्रीज को और किस तरीके से प्रोस्पेरिटी के लेवल पर लेके जा सकते हैं। क्योंकि जब नोटबंदी हुई या जीएसटी का इंपैक्ट इतना आया, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज ने उन तमाम चीजों का बहुत बड़ा इंपैक्ट फेस किया है और वो सब चीजें दिखना बहुत स्वाभाविक सी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक टारगेट और एक चैलेंज एक तरह से बहुत बड़ा। मेरे साथ यासिर जिलानी साहब तर्जुमान है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के स्पोक्स पर्सन है, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। यासिर जिलानी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की नई टीम तैयार है और एक तरह से काम पर लग गई है, लेकिन जिस तरह से यासिर जिलानी हम देखते हैं कि चैलेंजेस 2014 के मुकाबले में 2019 में चैलेंजेस ज्यादा हैं। यहां पर किसानों के मसले आप ले लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है उसमें एक सुस्ती देखी जा रही है, ग्रोथ रेट जो हमारा उसकी बहुत बुरी हालत है। तो चैलेंजेस मोदी टीम के सामने बहुत ज्यादा हैं। यासिर जिलानी, देखिए, चैलेंजेस तो हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो 2014 से 2019 में सरकार ने जिस इरादे के साथ काम किया है, आपने देखा कि कल ओथ सेरेमनी के बाद आपने देखा कि कितनी शानदार टीम भारत में आई है, जो काम में बहुत माहिर हैं, चाहे वो एचआरडी मंत्री निशंक साहब हों जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, या दूसरे दिगर जितने भी आप चेहरे देखिए, कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज जो जीडीपी का को शो किया गया है, या जो रिपोर्ट आई है, एम्प्लॉयमेंट को लेके जो रिपोर्ट आई है, वो है कहीं ना कहीं चिंता की बात है। लेकिन ये पहली सरकार है जो खुद बताती है लोगों को कि हम तैयार हैं, हमने कमर कस लिया है और हम काम करेंगे। और ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक स्टेटस में यह है कि हमेशा सबको बताना पड़ता है, बताने की जरूरत नहीं है, निकलती है इसका तो आपको रिपोर्ट देना ही पड़ेगा हर साल। तो हर साल रिपोर्ट निकलती है और जीडीपी भी समझ में आता है, एम्प्लॉइज रेट भी समझ में आता है। मैं थोड़ी सी यहाँ पे इनको बता दूं कि आज एग्रीकल्चर पीछे है। आपने देखा कि बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन, लोग मर रहे हैं। आपने देखा कि कोई मर नहीं रहा है, आप बैठ के झूठ मत बोलिए। देखिए, बहुत संजीदगी से हम बात कर रहे हैं, बात नहीं है। आपको फिर आपका जीडीपी गिरा कैसे? लोगों के दिमाग में एक कीड़ा भरा हुआ है, पहले उसको सही कर ले,
पहले आप अपने मुख्यमंत्री से कहिए बैठ के यहाँ पे बड़ी अजीब बात कर रहे हैं, आप टीवी में बैठे हैं या कोई मोहल्ला में बैठ के बात कर रहे हैं, जिनके बाद आप कोई टीवी में बैठ के बात कर रहे हैं या कोई मोहल्ला के छोटे क्लबों में बैठ के बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कीड़ा काट गया, ऐसी बातों से आप थोड़ी सी अपनी जबान को लहजा में लाए। आपको अपनी जबान का लहजा पे लाना होगा। आप अरे लहजा आप जबान की लहजा को ठीक करें। देखिए इश्यू पर बात कीजिए, उसमें जबान और दायरे के बाहर निकलकर बात मत कीजिए। खालिद इबादुल्लाह, दायरे के बाहर निकलकर बात मत कीजिए। आप लोग जो इशू है, इशू पर ही बात कीजिए। झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने कह रहा है कि आप ऐसी सी बातें कर रहे हैं। ये कह रहा है, क्या बोल रहा है, के अंदर में बात कीजिए। क्या बोल रहा है, ये लहजे की बात जनता समझेगी। ये कह रहा है नहीं यासिर गिलानी, देखिए वो वेस्ट बंगाल से आते हैं, वहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा उसे थोड़ा समझिए यासिर गिलानी। यासिर गिलानी से थोड़ा समझिए, वो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तहजीब के दायरे में नहीं है। आप तहजीब के दायरे से बाहर निकल के बात करें, मैं आपको इज्जत दे। ठीक है, देखिए डिबेट पे बात की, अब यहाँ तहजीब मत सिखाइए, तहजीब मत सिखाइए, सब जानते हैं। डिबेट पर बात करिए, टॉपिक पर बात करिए। मैं यासिर जिलानी आपके पास ही आ रहा हूं, ठीक है खालिद इबादुल्लाह। मैं टॉपिक पे ही बात कर रहा था अबू साहब, ये जिस तरह से गिनाने लगे तो हम यहाँ बैठ के सुनने के लिए नहीं आया। इसकी बात को मुझे भी बोलना है, जो नहीं हुआ उसको अगर बोलना चाहेंगे तो मैं तो रिएक्ट करूंगा। नहीं मेरा ठीक है, मेरे सवाल का जवाब किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मुझे कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो हम इसी इशू पर बात करेंगे कि रोजगार एक बड़ा मसला है और इसके अलावा कौमी सलामती का जो मसला है ये सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन सरकार ने जिस तरह से एक नया चेहरा लेकर आई है कौमी सलामती के मसले पर, या फिर दूसरे ममालिक से रिश्तों को मजबूत करने को लेकर भी जिस तरह से मोदी सरकार एक नए चेहरे को लेकर आई है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम है। इस पर भी हम तो टीम मोदी तैयार है और टीम मोदी अपने काम पर भी लग गई है। अब जो खबर आ रही है वो यही है कि 17 जून से पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा। 5 जुलाई को नई सरकार का बजट पेश किया जाएगा, यानी कल हलफबर्दारी हुई है और उसके बाद से ही मोदी टीम अपने काम पर एक तरह से लग गई। और इसी पर आज प्राइम डिबेट में हम बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद मेरे साथ अफजल अब्बास साहब, जेडीयू लीडर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अफजल अब्बास साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। मैं ब्रेक के बाद अफजल अब्बास साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि कल ओथ सेरेमनी थी, हलफबर्दारी तकरीब थी और उसमें जेडीयू एक तरह से शामिल नहीं हुआ, नीतीश कुमार जी वहां पर मौजूद नहीं थे। इसे मामूली नाराजगी समझा जाए या जिस तरह से केसी त्यागी जी ने कहा है कि जो कुछ हुआ है इसका असर बिहार की सरकार पर भी पड़ेगा, क्या वाकई में ये एक बड़ी नाराजगी है या इसे एक मामूली नाराजगी समझा जाए? आपसी बातचीत के बाद ये एक तरह से सुलझ जाएगा ये मामला? कैसे त्यागी अफजल अब्बास साहब। देखिए केसी त्यागी से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, बड़े लीडर है। माननीय मुख्यमंत्री पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बयान दिया उस पर मैं मौजूद था और उन्होंने कहा कि सिंबॉलिक की बात है, सिंबॉलिक जो शामिल होने की बात हो रही थी मिनिस्ट्री में, उस पर एतराज था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमें मैं जाती तौर पे मैं कह सकता हूं कि आप 1 सीट की या 2 सीट 3 सीट की बात नहीं है। बात यह थी कि सांकेतिक तौर पे सब पार्टी को जोड़ना, ये जेडीयू को इस पर एतराज है कि हम 16 सीट है, 16 सीट है, 2 सीट वाले को भी एक ही मिलेगा, 4 सीट वाले को, 6 सीट वाले को। इसके लिए एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी और सांकेतिक एक आदमी को, एक सिंबॉलिक एक को मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट बना के ये छोड़ देना उचित नहीं था। दूसरी बात यह कि हम जीत के आए हैं 16 और हमारे हर दल, हर समाज के लोग जीत के आए हैं, तो जाहिर सी बात की सबों का जी नहीं, मैं सुन लीजिए अपनी बात, हमसे सवाल उसके बाद बोलते रहिए आप, क्योंकि हम लेट से ज्वाइन किए। नहीं बिल्कुल ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। कुछ नहीं होने वाला है, ये भ्रम में मत रहिए, लेकिन नाराजगी है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ठीक नाराजगी, अगर नाराजगी होती तो नीतीश कुमार जी जाते नहीं। उन्हें साफ कहा कि बिहार में हमारी सरकार एनडीए के चल रही है, लेकिन सिंबॉलिक जो कैबिनेट में शामिल करने का जो न्योता दिया गया उसको इस पर एतराज था और एक आदमी को बना के ये अच्छा मैसेज हमारे साथ नहीं जाता, क्योंकि हमारे साथ पार्टी के जो 16 एमपी जीत के आए हैं विभिन्न समुदाय से आए हैं, तो इसे सबको एकोमोडेट करना मेरा फर्ज बनता है। मैं समझता हूं कि नाराजगी का सबब यही था, बल्कि नाराजगी नहीं बल्कि इसे क्या एक अच्छी शुरुआत कहेंगे कि आपकी एक सहयोगी एक अलायंस जो पार्टी है उसने एक नाराजगी जाहिर की, केसी त्यागी साहब ने बड़ा बयान दे दिया कि बिहार सरकार पे भी उसका असर पड़ेगा।
मुझे लगता नहीं, मेरे ख्याल से बयान सुनना चाहिए नीतीश जी का। उन्होंने कहा कि हमारे पे सांकेतिक जुड़ना नहीं है, लेकिन हम सरकार के साथ हैं, और वहाँ पे भाजपा और जेडीयू मिलकर के सरकार बनाएगी, उसमें नाराजगी कहाँ है? हाँ, कुछ लोगों को अपने बाँचे खिलाने का मौका मिला होगा, जैसे कि अभी आपके नहीं, बीच में यहाँ लेकिन पार्टी नवीन कुमार जी, जिसको जो जैसे नाम अफजल अब्बास साहब जो कह रहे हैं कि भाई उस नाराजगी पार्टी के तो है, नेता को अभी 16 बात सीट खिला जीतकर जो करके पार्टी आई है खिला उससे भी आप मेरी दो बातें कहनी है। एक पोर्टफोलियो दे रहे हैं, एक मंत्रालय दे रहे हैं, एक मिनिस्ट्री, और जो 2 सीटें जीतकर आए उन्हें भी एक मंत्रालय दे रहे हैं। तो ये बराबरी नहीं हुई, बैलेंस नहीं हुआ ये नवीन जी। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये सरकार का एक नियम है, और उसी के आधार पर सरकार ने, मोदी सरकार ने पहले भी काम किया, अभी भी काम किया। इसलिए आप यहाँ पर आज ये विषय है ही नहीं। अभी तो आप हमारे सामने चैलेंज बता रहे थे। एनडीए पहले पूरी तरह से एकजुट है, और एनडीए में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले भी और इस बार भी, 2014 में भी, 2019 में भी, पूर्ण बहुमत आने के बाद भी गठबंधन धर्म को निभाना जानते हैं और अच्छे से निभाया है। किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ना थी ना होगी। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, आज से पहले जब पहले डिबेट में 20 मिनट तक मैं सुन रहा था प्रवचन टीएमसी के व्यक्ति का, वो ये कह रहे थे, वो अरे चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, बीच में बोलने का तो छोड़ दीजिए। इसी कारण से आप मैं खालिद इबादुल्लाह आ रहा हूं। खालिद इबादुल्लाह साहब, मेरा ये कहना है, खालिद इबादुल्लाह मैं आ रहा हूं, जल्दी से नवीन जी बात पूरी कर लीजिए। खालिद इबादुल्लाह मैं आपके पास ही आ रहा हूं। ना कि अभी तक इनको आदत पड़ी हुई है चिल्ला चिल्ले की। हाँ, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है यासिर भाई बोल रहे थे, उनके बीच में जब ये खालिद साहब ने, हाँ जिलानी साहब जब बोल रहे थे, यासिर साहब बोल रहे थे, तो उस समय जिस समय ये खालिद साहब बीच में तिल मिला करके उठे और चिल्लाने लग गए थे, स्पष्ट समझना चाहिए। आप जब 2014 में यूपीए की सरकार छोड़ के गए थे, तब खजाने खाली थे, बैंक लुटे पुटे बैठे थे, सारा पैसा आपने जितना आजादी से लेकर के, अरे बीच में मत बोले, चलाइए मत, आप भोगना बंद करिए, इनका मुंह बंद करिए, क्या बोलते हैं यार समय लोग। मेरा कहना ये है, ठीक है, क्या बात कर रहे हो, ठीक है, नहीं ठीक है नवीन जी, ठीक है, बात हो गई। मैं खालिद इबादुल्लाह आपके पास ही आ रहा हूं। कैसी बात है, ठीक है नवीन जी, इस तरह की जबान नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, ठीक है, नहीं ठीक है, मैं खालिद इबादुल्लाह मैंने कह दिया, इस तरह की जबान नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। नवीन जी में बोलना बंद करिए ना, नवीन जी, इस तरह की जबान नहीं इस्तेमाल होनी। आप लोग बड़े मंझे डिबेटर हैं, नवीन जी इस तरह की जबान नहीं इस्तेमाल होनी। ठीक है, डिबेट के ऊपर आइए, डिबेट पर वापस आइए। मैं नवीन जी बात हो गई, नवीन जी बात, क्या तरीका बात लाने का? अरे नवीन जी थोड़ा ख्याल रखिए, रोजा नवीन जी मेरा ख्याल रखिए थोड़ा सा, नवीन जी मेरा ख्याल रखिए, अभी रोजा इफ्तार करके फौरन मैं डिबेट में बैठा हूं, इतना मैं चिल्ला नहीं सकता। आपका ख्याल भी रखो, थोड़ा मेरा ख्याल रखिए, और इनका भी। ठीक है, अगर इन्होंने रोजा रखा होता तो कम से कम सच बोल रहे होते। ठीक है, नवीन जी बात हो गई, इसमें बहुत सारे रोजा रख करके, रोजा खोल करके आए हुए साथी। ठीक है नवीन जी बात हो गई। मैं खालिद इबादुल्लाह, मैंने कल देखा कि मगरबी बंगाल से, वेस्ट बंगाल से 2 लोगों को पोर्टफोलियो दिया गया, 2 लोगों को मिनिस्ट्री में शामिल किया गया। मतलब जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो अपने एक तरह से पैर जमा रही है। अब उसका पूरा फोकस जो है वो मगरबी बंगाल पर है। एक तरह से ये अलार्मिंग है ममता बनर्जी के लिए। देखिए अबू भाई, इससे पहले 2014 में 2 MP जीते थे, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के जीत कर गए थे, उनको दोनों का ही मिनिस्ट्री मिला था। आज कहां पे ये लोग 18 की बातें कर रहे हैं, 18 जीत कर गए हैं, उसमें भी इनको 2 मिला है। तो आप किस तरह से इनकी पैर जमाने की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे क्लियर होता है कि ये लोग क्या करना चाहते हैं, बोलते कुछ और करते कुछ है। इन्होंने कहा कि हम बंगाल को बहुत सजाएंगे, बंगाल को संवारेंगे। अगर 1-2 मिनिस्टर जो MOS दिया है, MOS दिया है, MOS मेंबर ऑफ, जो सबसे माने कोई काम का नहीं, उन लोगों को दे दिया। एक बाबुल सुप्रियो, एक देवश्री उत्तर बंगाल से है। तो आप कहां देख रहे हैं कि पैर जमने की बात हो रही है? दूसरी बात रही, ये लोग सब बातें कर रहे हैं कि तरक्की की, विकास की, बहुत सारी बातें मैं भी सुन रहा था। तो मैं ये बात सिर्फ कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे जनादेश, जिस तरह से भारतवर्ष में जनादेश मिली है, इन लोगों की जबान में शालीनता होनी
होनी चाहिए, इन लोगों के दिलों में धैर्य होना चाहिए, इन लोगों को सोचना चाहिए कि जनता बहुत बड़ी मैंडेट से इन लोगों को सरकार में लाई है और आज सरकार में आते ही बड़ी बड़ी बातें शुरू कर दी है। तो ये जनता पहचानती है और देखती है जनता आगे क्या करेगी, ये समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात यहां पे जरूर कहूंगा कि ये जो सरकार की बातें कर रहे हैं कि मैं बड़ी मैंडेट से आई है और अच्छी टीम बनी है, मैं पहले ही कहा था कि सरकार को मुबारकबाद मैं पेश किया हूं। लेकिन सरकार चलाने के लिए जिस तरह से 2014 से 19 चलाया, अगर 2019 से 2024 तक अगर सरकार चलेगी इसी तरह से जिस तरह से 2014 में चली है, तो मैं समझता हूं कि भारत का जो इकोनॉमी है सबसे नीचे से नीचे स्तर में चले जाएगा और भारत का जो इकोनॉमी नीचे आएगा तो गरीबी यहां पे बढ़ेगी, यहां पे किसान आत्महत्या जिस तरह से 2014 से 19 में सबसे ज्यादा किसान मैं यासिर जिलानी से इसका जवाब यासिर जिलानी साहब वाकई में 2014 से 2019 तो आपके ही आंकड़े एक तरह से बता रहे हैं कि मुश्किल बहुत ज्यादा मुश्किल थी। बेरोजगारी की बात करें, ग्रोथ रेट की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, मतलब एक मुश्किल थी 2014 से 2019 के बीच। लेकिन क्योंकि अब यह सरकार कंटिन्यू कर रही 2019 से आगे का सफर है, तो इसमें क्या उम्मीद की जाए कि यह सरकार अब और अच्छा काम करेगी? और इसने एक पहल तो कर दी है, जो पोर्टफोलियो जिस तरह से दिए हैं, जिस तरह से उसने बड़े बड़े चेहरे वो लेकर आई है, तजुर्बेकार चेहरे हैं, क्या वाकई में जो चैलेंजेस हैं उससे पार लगाएगी यह सरकार आने वाले दिनों में? देखिए, आज पहला दिन था, मंत्रियों ने आज अपना कामकाज संभाला है और देखिए आज ऐतिहासिक लम्हे आए हैं। आपको जैसे ही हमारे मंत्री गण वहां पे जाके अपने ऑफिस को संभाला है, उन्होंने फैसले लिए। पहला फैसला आया है असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके लिए 3000, संतोष गंगावर जी ने जो फाइल पहले साइन करी है उसमें 3000 रुपए के पेंशन के लिए फाइनल किया है। आप देखिए उसके बाद वजीफा को बढ़ाया गया है, जो वजीफा पहले 2500 शहीदों के बच्चों का वजीफा है, बालिकाओं के लिए जो 2200 रुपए था वो 2800 रुपए किया गया है। तो इस तरह की चीजें जो पहला दिन था, पहले घंटे में जिस तरीके से सरकार ने जो वायदा किया है आम जन से, जो जनमानस ने जिस तरीके से 17 राज्यों में 50% और बाकी बचे हुए राज्यों में 50% से 56% का वोट दिया है भारत के जनमानस ने, उस उम्मीद को खरे उतरने की कोशिश करी। चैलेंजेस अबू हुरैरा साहब बिल्कुल है। आप बिल्कुल ये समझें कि जो हमारा 1.25 अरब का पूरा भारत है उसके चैलेंजेस नहीं होंगे तो कैसे लोग काम करेंगे, और हमें उन चैलेंजेस से निकल के ये सरकार को अपने आप को साबित करना, और उस साबित करने की कड़ी में आज पहला दिन था। फिर कल से और काम शुरू होगा। कल सैटरडे संडे में भी जो मुझे जानकारी मिली है कि अब जो आवर्स है काम करने के वो भी सरकार बढ़ाने जा रही है। जो पहले 5 बजे तक काम करते थे अब कर्मचारी 6 बजे तक और मंत्री और ज्यादा देर तक काम करेंगे। देखिए कौन क्या कह रहे हैं, जो लोग हार चुके हैं, जो लोग भगवान के नाम पे भड़क जाते हैं, जो जय श्री राम के कहने पे मारपीट करने पे उतारू हो जाते हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स अभी बदला है भारत के लोगों ने, उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा होगा। इस वक्त हमें फोकस करना होगा कि हमारी जो बेरोजगारी है वो कैसे कम की जाए, जो 22 लाख नियुक्तियां अभी रह रही हैं उसको किस तरीके से सरकार भरती है उस पे लोग लगाए गए हैं। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उम्मीद नहीं करेंगे, हम सिर्फ बातें करेंगे, बकवास करेंगे जो रीजनल दल और कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं कांग्रेस का नाम इसलिए ले रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता अभी 1 महीने तक नहीं आएंगे, नाम लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लेना पड़ेगा इसलिए कि इस तरह के सवाल वही उठाते हैं। अब आप देखिए, और आप भी डिबेट करेंगे, हम भी डिबेट करेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय अपने हमारे साथ हैं, वो भी आपको जवाब देंगे, और हम लोग भी आपको, जो हम कोशिश करते हैं कि राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग, अगर सरकार काम सही से किसी भी सेक्शन के अंदर बिल्कुल सही है कि अगर सरकार के रास्ते से भटकेगी तो उस पर सवाल होगा ही, आपके क्या सवाल होगा। सरकार अगर मिशन से भटकेगी तो उस पर सवाल होगा। मैं साजिद यूसुफ आपके पास आ रहा हूं। साजिद यूसुफ साहब, क्या कश्मीर को अब एक नई रोशनी मिलेगी, कश्मीर में मसला हल होगा? क्योंकि राजनाथ सिंह साहब अब एक तरह से उन्हें डिफेंस मिनिस्ट्री मिली है। राजनाथ सिंह साहब बहुत अच्छे से समझते हैं कश्मीर के हालात को, कश्मीरियों को, कश्मीर के लोगों को, और दूसरी तरफ अमित शाह की अगर बात करें तो होम मिनिस्ट्री उन्हें मिली हुई है। तो ये जो एक जोड़ी है ये कश्मीर के हालात को सुधारने में बहुत मदद करेगी, क्या ऐसा लगता है साजिद यूसुफ साहब? देखिए हुरैरा साहब,
पहले मैं अपनी बात रखने से पहले थोड़ा बहुत ये बताना चाहता हूँ कि जब बीजेपी पूरी बहुमत से यहाँ पे सरकार बनाई तो सबसे पहले ट्वीट इमरान खान का आया हुआ था। उसने कहा, उससे पहले भी बोला था उसने कि अगर कश्मीर का मसला अगर हल होगा वो बीजेपी गवर्नमेंट के रेजिम में ही होगा। अगर आप ये देख ले कि जो यहाँ के सेपरेटिस्ट है, कल तक जो वो पाकिस्तान की बोली बोल रहे थे, अगर आज उनका आप ट्वीट चेक कर ले आपको ये मिलेगा, वो भी यही बात कर रहे हैं कि आज जो अमित शाह जो आज होम मिनिस्टर बन चुके हैं एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आज और प्रधानमंत्री के रूप में आज उभरे हुए हैं, इन्हीं के दौर में कश्मीर का मसला हल होगा। तो मैं यहाँ के युवा से मतलब कुछ बात कर रहा था एंड उनको भी एक नई दिशा लग रही है कि अमित शाह जी यहाँ के होम मिनिस्टर बन चुके हैं, क्योंकि उनके पास इन चीजों को टैकल करने की एक सोच समझ है। अगर आप राजनाथ जी की बात करें, उनने कश्मीर को अच्छे से परखा है, उनने कश्मीर को अच्छे से जाना है, वो डिफेंस मिनिस्टर बने एंड मुझे लगता है कि जो इनकी जोड़ी है, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे हमारे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे राजनाथ जी हो, अगर इन तीन की पकड़, जो इन तीनों की नजर है कश्मीर पे, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये कश्मीर का जो मसला है या कुछ कश्मीर में कुछ हालात खराब है ये सही हो। क्योंकि हमें लगता है कि देश की जितनी जनता है या कश्मीर की जितनी भी जनता है उनको गवर्नमेंट के साथ सहयोग करना चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए ताकि जो कश्मीर का जो मसला है ये जल्दी से जल्दी हल हो। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कश्मीर के लोगों को भी एक पहल करनी होगी। मैं डॉक्टर संदीप कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा कि नेशनल सिक्योरिटी तो एक मसला है और पूरा चुनाव अगर देखा जाए तो उसी पर लड़ा गया। नेशनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, राजनाथ सिंह साहब अब डिफेंस मिनिस्टर होंगे, अमित शाह जी अब एक तरह से होम मिनिस्टर होंगे, तो किस तरह से इस जोड़ी के तालमेल को आप देखते हैं संदीप कुमार जी, और खासतौर से अगर फोकस हमारा कश्मीर के इशू पर हो? जहां तक नेशनल सिक्योरिटी के इशू को देखें, सरकार ने अपना रवैया 2014 से 2019 के टेन्योर में भी बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि सिक्योरिटी के इशू पे मतलब देश किसी भी लेवल पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। जहां तक हम राजनाथ जी की वर्किंग का सवाल की बात करते हैं तो उनकी राजनाथ जी की जो वर्किंग है वो बड़ी बैलेंस वर्किंग है। वो सब लोगों के बीच में तालमेल बिठा के बढ़िया तरीके से काम करते हैं। और जहां तक हम अमित शाह जी की बात करते हैं, वो चीजों को उनको चीजों से रिजल्ट अचीव करने का उनका मेन फोकस है। या तो मानना पड़ेगा, अदरवाइज क्रश करने की राजनीति की स्ट्रेटजी में भी वो बहुत माहिर हैं और उन्होंने पास्ट में भी अपने वर्किंग से दिखाया है। और इस मामले में मुझे नहीं लगता वो किसी भी लेवल पे कंप्रोमाइज करेंगे, क्योंकि अगर देश ने इस बार मैंडेट दिया, मैंने जैसे पहले भी कहा कि इकोनॉमिक इश्यूज पे हमारी बहुत सी लिमिटेशन रही, हमें जो अचीव करना चाहिए था हम वो अचीव नहीं कर पाए। जो मेन इश्यूज था, जो हमने देखा कि पूरे देश ने बिल्कुल यूनाइट होके एक इशू पे जो सरकार को वोट दिया, वो नेशनल इशू को प्रायोरिटी के साथ के इशू पे दिया। और उस मामले में मुझे नहीं लगता कि सरकार किसी भी तरह का कंप्रोमाइज करेगा। और ये मैसेज ना सिर्फ पूरे देश में, पूरे दुनिया में इस चीज का मैसेज है कि अब इंडिया स्पेशली सिक्योरिटी के इश्यू पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। बिल्कुल। अफजल अब्बास साहब, क्या लग रहा है कि जिस तरह से मोदी जो टीम है वो काम पर जुट गई है और जिस न्यू इंडिया की बात नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उसकी शुरुआत एक तरह से आज से हो गई है? अफजल अब्बास साहब, देखिए, नई सरकार से नई उम्मीदें हैं हिंदुस्तान को, इससे इनकार नहीं किया जाता। हमें सबको होपफुल होना चाहिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, उम्मीद भी रखता हूँ कि नई सरकार अच्छा काम करी, देश हित में अच्छा करे, जो भी मसले हैं उसको सुलझाने में अहम रोल अदा करेगी। ये हम लोग को मतलब यकीन रखना चाहिए और उम्मीद भी रखना चाहिए। बिल्कुल। खालिद इबादुल्लाह साहब, हमेशा ये कहा जाता है कि जो केंद्रीय सरकार होती है, केंद्र सरकार से जो रियासती जो सरकारें होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनका तालमेल अच्छा नहीं होता है। ममता बनर्जी या टीएमसी और बीजेपी के दरमियान चुनाव में हालात बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन अब जब एक सरकार बन गई है तो ऐसे में एक जिम्मेदारी क्या ममता बनर्जी की या टीएमसी वहां की सरकार की नहीं बनती है कि केंद्र से अपने रिलेशन सही करे, तालमेल ठीक हो, क्योंकि मसला पूरा आवाम का है। अबू हुरैरा साहब, ममता जनता के बहुत करीब है और साथ रहती है, और ये हिंदुस्तान भारत का एक फेडरल स्ट्रक्चर है। इसमें भारत की सरकार को एक अलग हक दिया जाता है और राज्य की सरकार को एक अलग हक दिया जाता है। तो दोनों से कोई समझौता नहीं करता है, इसमें करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब दोनों की बात आती है आपस में, तो मैं समझता हूँ मिलकर करती है और किया जा रहा है, तभी ये पार होती है। और ये आज चल रहा है पूरे देश। और यहाँ पे एक बात मैं कहूंगा, ममता बनर्जी ओथ सेरेमनी में नहीं गई,
इसी वजह से लग रहा है कि जो मजबूर क्या, जो ताल्लुकात उनको हैं, जो मजबूर क्या बैलेंस नहीं है, वो जाने एक तरह पे से सही नहीं बैठ अबू रहा है। हुरैरा साहब अबू हुरैरा साहब उनको मजबूर किया जाने के लिए वो ओथ सेरेमनी ने वहां पे पॉलिटिकल एक इशू बना दिया, वहां पे पॉलिटिकल लोग को ले जाकर भीड़ करके और ये दिखाना चाहते हैं कि ये लोग यहां से बंगाल से आए, बंगाल का वहां पे आंदोलन शुरू करना चाहते हैं। तो ऐसी ओथ को मैं समझता हूं ओथ सेरेमनी नहीं बनाकर ये लोग पॉलिटिकल बैनर बना दिए वहां पे। दूसरी बात यहां पे कह रहे थे कि पाकिस्तान का ट्वीट इमरान खान वहां आ ही जाता है, इन लोगों की मीटिंग में, इन लोगों की भाषण में इमरान खान पाकिस्तान पुलवामा आ ही जाता है। वापस फिर इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इमरान खान ने ट्वीट किया, इन्होंने कहा था और प्रधानमंत्री अमित शाह कहते थे कि कांग्रेस जीतेगी तो पाकिस्तान में पटाखा छूटेगा। आज जब भारतीय जनता पार्टी जीती है तो पाकिस्तान में पटाखा क्यों फूटा? ठीक है नवीन जी अब सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है और जो नॉन बीजेपी जो स्टेट जहां पर जो गवर्नमेंट है नॉन बीजेपी जो गवर्नमेंट्स हैं उनमें वो तालमेल आखिर कैसे बिठाया जाएगा? चुनाव में हमने देखा कि बड़ा उठापटक रही है। अबू भाई बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। पहली बात तो ये कि जब टीएमसी के नेता अगर किसी डिबेट में आए तो निवेदन है कि थोड़ा आंख खोल करके देखें भी और कानों से सुने भी। भाजपा ने तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया भाई, और ना मैंने भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते कोई कहा कि मुझे मालूम भी नहीं कि इमरान खान ने कोई ट्वीट किया नहीं किया। आप जीते तो खैर उनके दिमाग में जो है वही बात है। मेरा कहना ये है, अरे शांति रहिए, बीच में मत बोलिए भाई, मेरा निवेदन है बीच में मत बोलो यार। कब थोड़ा सा सभ्यता नहीं सिखाई तुम, टाइम कम है जी। खैर मेरा कहना ये है अबू भाई, जी मेरा ये कहना है अबू भाई, आपने कहा कि राज्य सरकारों से तालमेल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी डिबेट में कह रहे थे विपक्ष मजबूत होना चाहिए और राज्य सरकारों से तालमेल होना चाहिए। मैं दोनों के पक्ष में हूँ। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी उनको वॉक ओवर दे दे, उन राज्यों में चुनाव न लड़े और कहे कि आप यहां पर जीत जाइए ताकि आपको मजबूत करेंगे। विपक्ष मजबूत तब होगा जब वो सकारात्मक राजनीति करेगा, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएगा, जनता के हित में बात करेगा, सरकार की कमियां भी बताएगा, सरकार को सुझाव भी देगा, तब मजबूत होगा। लेकिन नेगेटिव पॉलिटिक्स करता रहेगा तो और कमजोर होगा। देश की जनता उसको नकारात्मक राजनीति को स्वीकार नहीं कर सकती, इस चुनाव में बता दिया है। दूसरी बात, राज्य सरकारों को तालमेल बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर कदम बढ़ाने पड़ेंगे। जब आप मिलकर के कदम नहीं बढ़ाते हैं और जब आप हर जगह खड़े होकर, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर मिलकर नहीं चलेंगे तो नुकसान सिर्फ आवाम का होगा, स्टेट का नुकसान नहीं होगा, केंद्र का नुकसान नहीं होगा, नुकसान सिर्फ आवाम को होगा। इसी वजह से मरकजी सरकार से रियासती सरकार को मिलकर चलना होगा, मिलकर चलना होगा। और मरकजी सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि रियासती सरकार की जो परेशानियां हैं उन्हें दूर किया जाए, क्योंकि पूरा मसला एक तरह से आवाम से जुड़ा होता है, वहां पर आना की सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ नवीन कुमार जी जुड़ने के लिए। यासिर जिलानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अफजल अब्बास साहब आपका खासतौर से बहुत बहुत शुक्रिया, आप बीमारी की हालत में भी हमारे साथ जुड़े। संदीप कुमार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद इबादुल्ला साहब, साजिद यूसुफ, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।